इस कहानी की शुरुआत होती है रूस के एक शहर से, जहाँ कुछ लोग एक बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। ये बिल्डिंग दिखने में काफ़ी पुरानी होती है। बिल्डिंग के आसपास का माहौल भी काफ़ी अजीब है। लगता है जैसे यहाँ कोई युद्ध हुआ हो। दरअसल ये 2036 का वक्त होता है, जहाँ कुछ वैज्ञानिकों से हुई गलती के कारण ज़ॉम्बीज़ वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। ज़्यादातर लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और अब यहाँ काफ़ी कम लोग ही बचे हैं जो इन बिल्डिंग्स में रहकर उन ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचा रहे हैं। अब दुनिया में पैसे का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि हर कोई सिर्फ खाना और पानी के लिए ही एक दूसरे की मदद करता है। इस बिल्डिंग के लोग भी अपनी अपनी बारी आने पर रोज़ खाना और पानी की तलाश में जाते हैं। इनके कई साथियों को ज़ॉम्बीज़ अपना शिकार बना चुके हैं। आज टॉम के बाहर जाने की बारी होती है। टॉम एक कॉलेज स्टूडेंट होता है जिसका पूरा परिवार अब ख़त्म हो चुका है और वो इनके साथ अकेला ही रहता है। वो बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा है, तभी कोई इनकी बिल्डिंग का दरवाज़ा नॉक करता है। यहाँ पर मौजूद सब लोग काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़ॉम्बीज़ को उनके बारे में पता चल चुका है। लेकिन टॉम यहाँ दरवाज़ा खोलना चाहता है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि ज़ॉम्बीज़ दिन की रोशनी में बाहर नहीं आ सकते। यहाँ टॉम सबकी नज़रों से छुपकर दरवाज़ा खोल देता है, जहाँ उसके सामने उसी की उम्र की एक लड़की होती है। ये लड़की दिखने में काफ़ी कमज़ोर और थकी हुई है। टॉम के कुछ बोलने से पहले ही वो लड़की बेहोश हो जाती है। टॉम उसे अंदर लेकर आता है। यहाँ मौजूद बाकी सब लोग टॉम को उस लड़की से दूर हो जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लड़की इन्फेक्टेड हो सकती है। लेकिन टॉम उसे पहले ही चेक कर चुका होता है, जिसमें वो पाता है कि उस लड़की में वायरस का कोई सिम्टम नहीं है। कुछ देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है। यहाँ इतने सारे लोगों को देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे कई दिनों से कोई भी इंसान नहीं दिखा था। टॉम के पूछने पर वो अपना नाम अलीना बताती है। अलीना के साथ उसका परिवार भी बचे हुए इंसानों की खोज में निकला था, ताकि वो यहाँ सरवाइव कर पाएँ। लेकिन एक रात ज़ॉम्बीज़ ने इन सब पर हमला कर दिया, जिसमें अलीना का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। अलीना की बात को सुनकर टॉम को अपनी फैमिली की याद आ जाती है। अब तक शाम का समय हो चुका है। अलीना देखती है कि यहाँ के सारे खिड़की दरवाज़ों को पैक किया जा रहा है, क्योंकि रात के वक्त ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अलीना टॉम को थैंक्स बोलती है, क्योंकि टॉम ने आज उसकी काफ़ी मदद की है। आधी रात के समय इन्हें कुछ अजीब आवाज़ आने लगती है। अंकल जॉन इस आवाज़ को सुनकर उठ जाते हैं। वो पूरी बिल्डिंग को चेक करते हैं, जहाँ उन्हें बिल्डिंग के मेन दरवाजे पर खून दिखता है। दरअसल ये खून अलीना का है। उसके बेहोश हो जाने के कारण उसका खून वहाँ लग गया था। अब तक इनकी बिल्डिंग के बाहर कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। अंकल जॉन बाकी सब लोगों को इस बारे में बताते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ काफ़ी ताकतवर होते हैं, इसलिए वो इनकी बिल्डिंग का दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ इन सब के पास काफ़ी सारे हथियार हैं, जिसकी मदद से ये वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। अब अंकल जॉन और टॉम कहीं और जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जगह अब इनके लिए सेफ़ नहीं है। अगले दिन सुबह ही ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। अलीना भी इनके साथ होती है। अब ये सब एक पहाड़ी रास्ते तक जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ इन्हें उन ज़ॉम्बीज़ से काफ़ी कम खतरा होगा। लेकिन ये सफ़र इनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो जगह इनसे काफ़ी दूर है। इसलिए ये एक दिन और यहीं बिताने को मजबूर है। अब ये सब एक फैक्ट्री के एरिया में पहुंचते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत शांत होता है, इसलिए ये सब अलग अलग हो जाते हैं। अंकल जॉन और बाकी दो लोग खाने की तलाश में एक वेयर हाउस के अंदर आ जाते हैं। इस वेयर हाउस में काफ़ी अंधेरा होता है। इनमें से एक जैसे ही वहाँ रोशनी करता है, ये देखते हैं इनके चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ये उनसे लड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ के ज़्यादा होने के कारण वो इन तीनों को वहीं मार देते हैं। इनकी आवाज़ को सुनकर टॉम और बाकी सब भी यहाँ आ जाते हैं। इन्हें वहाँ देखकर ज़ॉम्बीज़ इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ना चाहते हुए भी इन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। अब ये सिर्फ 4 लोग ही बचे हैं, जिनमें अलीना, टॉम, टॉम का दोस्त मार्टी
और अंकल जॉन की बेटी लिली। शाम होने तक ये सब एक लाइट हाउस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ इन्हें थोड़ा बहुत खाने का सामान भी मिल जाता है। टॉम को इस लाइट हाउस में एक ख़राब पड़ा सैटेलाइट फ़ोन भी मिलता है। टॉम जैसे तैसे करके उस फ़ोन को ठीक कर लेता है। इस फ़ोन से टॉम कई सारे नंबर्स पर कॉल करता है, लेकिन वो सभी नंबर बंद आते हैं। टॉम इस बात से उदास हो जाता है। वो उस फ़ोन को फेंकने ही वाला होता है कि तभी उस फ़ोन पर एक कॉल आता है। टॉम जल्दी से उस कॉल को रिसीव करता है। दरअसल ये कॉल टर्किश एयरलाइन से आया होता है। ये कॉल लाइट हाउस में रहने वाले व्यक्ति के लिए होता है, जो कि अब यहाँ नहीं है। टॉम को उनकी कोई बात समझ नहीं आती, क्योंकि उनकी भाषा अलग होती है। उसके बाद टॉम का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। टॉम उस फ़ोन को वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। टॉम उसी कॉल की रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रहा था कि तभी उसे याद आता है अंकल जॉन के बारे में। क्योंकि अंकल जॉन आर्मी में थे, इसलिए उन्हें कई सारी भाषाएं आती थी। लिली भी उनके साथ ही रहती थी, इसलिए टॉम सीधा लिली के पास पहुंचता है। लिली उस मैसेज को समझ लेती है। इन्हें पता चलता है कि एक प्लेन के बारे में, जो तुर्की से कल शाम के समय जाने वाला है। इस प्लेन से बचे हुए लोगों को एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। अब तक मार्टी भी यहाँ आ जाता है। तुर्की तक जाने के लिए इन्हें एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत होगी। अलीना को उस फैक्ट्री में एक हेलीकॉप्टर दिखा था, लेकिन वो जगह खतरों से भरी हुई है। टॉम और मार्टी रात के वक्त ही फैक्ट्री की तरफ निकल जाते हैं। इनके रास्ते में कई सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं, लेकिन ये उनसे बचते हुए फैक्ट्री के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां पर हेलीकॉप्टर है। मार्टी यहाँ हेलीकॉप्टर के अंदर है। वो जैसे ही हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करता है, यहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर को उनसे बचाने के लिए टॉम को इससे बाहर ही रहना पड़ता है। लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ हेलीकॉप्टर तक पहुँचने ही वाले होते हैं कि तभी मार्टी हेलीकॉप्टर में लगी हुई गन से फायर करना शुरू कर देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। टॉम के सामने अंकल जॉन भी आए थे, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इसलिए टॉम को उन्हें मारना पड़ता है। अलीना और लिली को लेकर ये सब टर्की की ओर निकल जाते हैं। टर्की की सीमा में पहुंचकर ये वहाँ की एयरलाइन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो फ़ोन इन्हें आया था उसमें एयरलाइन का नाम इन्हें नहीं बताया गया था। अचानक से इनका संपर्क एक एयरलाइन से हो जाता है। दरअसल ये वही एयरलाइन है जिसका फ़ोन इनके पास आया था। अब ये सब उस एयरलाइन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ इनके पास एक लड़की भागते हुए आती है। वो इनसे मॉर्गन के बारे में पूछती है। दरअसल मॉर्गन उस इंसान का नाम होता है जिसका फ़ोन टॉम को मिला था। वही व्यक्ति लाइट हाउस में रहता था। अब तक वो लड़की समझ जाती है कि मॉर्गन की मौत हो चुकी है। वो लड़की इन चारों को लेकर एक साथ एक चैम्बर में जाती है। यहाँ कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर अब कुछ भी खाने का सामान नहीं बचा है। इनके पास एक ही पायलट होता है, जिस कारण ये कई दिनों से यहाँ फंसे हुए थे। लेकिन अब मार्टी भी यहाँ आ चुका है। अब ये सब यहाँ से एक आइलैंड तक जाना चाहते हैं, जहाँ तक ये वायरस नहीं पहुँचा है। वो आइलैंड इनके मैप पर होता है। ये आइलैंड इनसे काफ़ी दूर है, इसलिए इन्हें प्लेन में फ्यूल भरने के लिए एक जगह पर रुकना पड़ता है। प्लेन में मौजूद सभी महिलाओं और बच्चों को प्लेन में ही रखा जाता है। इनका पायलट अपने एक दोस्त के साथ कुछ खाने के सामान के लिए जाता है। तब तक इनके प्लेन में फ्यूल भर चुका है। ये सब पायलट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं पायलट की कार को, जिसमें सिर्फ उसका दोस्त होता है, जो कि इन्हें बताता है कि पायलट को ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया। लेकिन मार्टी यहाँ समझ जाता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, क्योंकि उस पायलट ने मार्टी को बताया था कि वो कई बार ज़ॉम्बीज़ के बीच से बाहर आया है। मार्टी उस व्यक्ति को गन पॉइंट पर ले लेता है। अब वो व्यक्ति इस बात को मान लेता है कि उसने ही पायलट को मारा था। दरअसल ये इंसान एक साइको होता है, जो बाकी मौजूद सभी इंसानों को इसी जगह पर मरते हुए देखना चाहता है। अब मार्टी इसे मारने ही वाला होता है कि तभी टॉम उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इस साइको को ये अपने प्लेन में एक जगह पर बांध देते हैं। अब प्लेन उड़ाने की जिम्मेदारी अकेले मार्टी की है,
यहाँ टॉम भी उसके साथ है जो मार्टी के इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहा है। अब ये सब उस आइलैंड के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। मार्टी टॉम से कहता है, हो सकता है यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ हों। टॉम हंसते हुए उस साइको की तरफ देखता है। मार्टी उसका इशारा समझ जाता है। अगले सीन में ये उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। दरअसल इस आइलैंड पर पहले भी लोग रहते थे, लेकिन ज़ॉम्बीज़ वायरस के चलते सरकार ने इस जगह को खाली करवा दिया। अब इन लोगों को यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगले सीन में टॉम अलीना को रिंग पहनाता है। उस साइको मैन को मार दिया जाता है। कहानी के अंत में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो इस आइलैंड के तट पर खड़ी हुई है। ये अलीना और टॉम की बेटी है जो उनसे बाकी दुनिया के बारे में पूछती है। इसका मतलब ये लोग कभी इस आइलैंड से बाहर नहीं निकले।